हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हमारा पहला प्रश्न है, कहानीकार पिता कहानी के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, कहानीकार पिता कहानी के माध्यम से पिता और पुत्र के मध्य भावात्मक राग संबंधों की सहसंबंधता को स्पष्ट करना चाहता है। अगला प्रश्न है, राजा नीरवंशिया कहानी का मूल विषय क्या है। तो दोस्तों, राजा नीरवंशिया कहानी का मूल विषय आर्थिक विवशता है। दोस्तों, राजा नीरवंशिया कहानी को कमलेश्वर जी द्वारा रचा गया था। अगला प्रश्न है, आज की विषम अर्थव्यवस्था, सामाजिक और पारिवारिक विघटन, मूल्यों के प्रति अनास्था, युवा पीढ़ी की कुंठा और आक्रोश को चित्रित करने वाली कहानी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है राजा नीरवंशिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र परिंदे कहानी का है। तो ऑप्शन ए जूली, मिस वुड, मिस्टर हीवुड, ये सभी पात्र परिंदे कहानी के हैं। दोस्तों, परिंदे कहानी को निर्मल वर्मा जी द्वारा रचा गया था। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बतलाना है परिंदे कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो इसका सही जवाब होगा प्रतीकात्मक कहानी है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी में कहानीकार ने परिंदों के माध्यम से किस ओर संकेत किया है। तो दोस्तों, परिंदे कहानी में कहानीकार ने मनुष्य के जीवन की एक विशेष स्थिति की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, परिंदे कहानी की नायिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसमें परिंदे कहानी की नायिका लतिका अपने मृत प्रेमी की स्मृति में जीती रहती है और हॉस्टल में मायूस और एकांत जीवन व्यतीत करती है। अगला प्रश्न है, कहानी की नायिका लतिका की समस्या क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मतलब स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है, अतीत से मुक्ति की समस्या है। इस कहानी की समस्याओं का जिक्र इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का शुभारंभ करने वाले कहानीकार कौन हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, चारा काटने की मशीन तथा टेबल लैंड किस विषय वस्तु पर आधारित कहानियाँ हैं। तो इसका सही जवाब है भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक जीवन की समस्याओं को लेकर सभी प्रकार की मानवीय पीड़ा से व्यथित होने वाले वादमुक्त कथाकार कौन थे। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है विष्णु प्रभाकर सभी प्रकार के वाद से मुक्त रहे हैं। अगला प्रश्न है, इमारत ढहाने वाले कहानी में कहानीकार ने क्या दिखाने का प्रयास किया है। तो इसमें कहानीकार ने आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, इस समस्या का चर्चा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ये चित्रित किया है कि सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति अपने ही परिवार में किस तरह से अनावश्यक हो जाता है। तो इसका सही जवाब है वापसी कहानी। वापसी कहानी के माध्यम से कहानीकार ने सेवानिवृत्त होकर व्यक्ति किस प्रकार अपनी परिवार में ही अनावश्यक हो जाता है, इसके बारे में चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी ने अपनी किस कहानी के माध्यम से औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण किया है। तो इसका सही जवाब है उस्ताद कहानी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्गीय विसंगतियों पर आधारित कहानी कौन सी है। तो इसका सही जवाब है तरु का निर्णय। अगला प्रश्न है, कथा साहित्य में स्त्री विमर्श विषयक विवाद एवं वितर्क का बड़ा संयंत्र समाधान किसने प्रस्तुत किया। तो इसका सही जवाब है मंडू भंडारी ने। अगला प्रश्न है, रानी माँ का चबूतरा कहानी में अत्यंत मार्मिक चित्रण हुआ है। तो दोस्तों, इसमें मजदूर वर्ग की असहाय नारी की दरिद्रता एवं संघर्ष का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर पर साहिकृत रानी नागमती की कहानी किस कहानी का अनुकरण है। तो इसका सही जवाब है रानी केतकी की कहानी का अनुकरण है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का स्वर
किस प्रकार की कहानियों में मुखर हुआ है? तो दलित कहानियों के माध्यम से ब्राह्मणवादी व्यवस्था से मुक्ति का स्वर इन कहानियों के माध्यम से हुआ है। अगला प्रश्न है, आनंदी चंपा नारायण किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब है अभिमान कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, कहानी दुलाई वाली कहानी में चित्रित है। तो दोस्तों, दुलाई वाली कहानी में क्या चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन है, काशी के लोगों की दिनचर्या का चर्चा किया गया है। दूसरा है, रेल में बैठे यात्रियों का सजीव चित्रण किया गया है। तीसरा है, स्त्री पुरुष की सोच और मनोभावों का चित्रण किया है। चौथा है, नारी मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण किया गया है। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही होगा। इसके सारे ऑप्शन सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दुलाई वाली कहानी के पात्रों के बारे में बतलाना है। तो इसके सही पात्र हैं बंशीधर और इक्केवाला। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है। बाकी ऑप्शन सी मुरारी देसाई और जानकी देवी दुलाई वाली कहानी के पात्र नहीं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों, यहाँ पर हमें दुलाई वाली कहानी के कथन सही नहीं है के बारे में बतलाना है। पहला है, यह एक मनोरंजन प्रधान कहानी है। तो दोस्तों, ये सही है। अगला है, इसमें मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों, यह भी सही है। अगला है, कहानी में तत्कालीन समाज का वर्णन नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये गलत है। अगला है, प्रेम इस कहानी के मूल में निहित है। तो दोस्तों, ये भी गलत है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, जैनेंद्र में विचारक, कलाकार एवं कलात्मक और विचारात्मक अस्तित्व को किसी भी प्रकार कहीं भी ज़रा भी एक दूसरे से अलग ना देख पाता है और ना ही रख पाता है। जैनेंद्र के संबंध में ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन जैनेंद्र के संबंध में प्रभाकर माचवा का है। अगला प्रश्न है, कहानी अंधेरे की चीख या अकेली कराह नहीं है, अपितु अच्छी कहानी कहानीकार और पाठक के अनुभव की साझेदारी है, सहयोगी यात्रा है। कहानीकार का कोई भी अनुभव ऐसा इकहरा, इकलौता, अलग थलग या अनोखा नहीं होता जिससे सिर्फ वही गुजरा हो। हाँ, अनुभव से अर्थ तक पहुँचने की तड़प या तलाश उसकी कहानी अपनी हो सकती है। कहानी के संबंध में यह विचार किसका है? तो इसका सही जवाब है राजेंद्र यादव का है। अगला प्रश्न है, कहानी नारा या पोस्टर नहीं, बस सजीव संघर्ष से उपजी एक संश्लिष्ट विधा है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नर्मदेश्वर का कथन है। अगला प्रश्न है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। नई कहानी के संदर्भ में ये विचार किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्कंडेय जी का कथन है। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही क्रम होगा ऑप्शन बी, खामोशी, रीडिंग रूम, हमसफ़र, अंधेरे में उपदेश। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गांव के लोग, तिरयानजम, हरिहर काका, एक में अनेक। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अलग अलग परिचय, तशवीह, तमाशा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सड़क का भूगोल, आगे पीछे, थोकदार किसी का नहीं सुनता।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न सुमेलित करने का है। इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मंत्र कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। ताई कहानी कौशिक जी की है। पंचलाइट कहानी फणीश्वर नाथ रेणु जी की है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों मिलाते हैं इन्हें। यहाँ पर अनाथ बालिका, इसका सही जवाब ज्वालादत्त शर्मा होगा। गांधी टोपी, इसका सही जवाब राधिका रमन प्रसाद होगा। बड़े भाई साहब, इसका सही जवाब मुंशी प्रेमचंद होगा। सुखमय जीवन, इसका सही जवाब चंद्रधर शर्मा गुलेरी होगा। तो दोस्तों इस प्रकार इसका सही जवाब ऑप्शन डी ठहरता है। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ भी हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर हमें कहानी के प्रकार और उनके प्रवर्तक के बारे में बतलाना है। तो दोस्तों सुमेलित करते हैं। सहज कहानी है अमृत राय जी की। समकालीन कहानी का प्रवर्तक किया है गंगा प्रसाद बिमल जी के द्वारा। समानांतर कहानी को कमलेश्वर जी द्वारा प्रवर्तन किया गया है। सक्रिय कहानी को राकेश वत्स के द्वारा प्रवर्तन किया गया है। इस प्रकार यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन डी होगा। ए का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है, यह भी सुमेलित करने वाला है। इसमें हमें कहानी और कहानीकार का मिलान करना है। तो दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। तो दोस्तों जलना कहानी मुक्तिबोध जी की है। परंपरा कहानी अज्ञे जी की है। पलंग कहानी उपेंद्रनाथ अश्क की है। पटरियाँ कहानी भीष्म साहनी की है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही ठहरता है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। अगला प्रश्न है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के पात्र कौन कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है मणिहारिन, वृद्ध विधवा स्त्री, जमींदार, मोतीराम। तो दोस्तों एक टोकरी भर मिट्टी के पात्र हैं वृद्ध विधवा स्त्री और जमींदार। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल ठहरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं पहले हम। कहानी का कथानक अत्यंत संक्षिप्त तथा सारगर्भित है। अगला है, कहानी में शोषक और शोषित वर्ग प्रतीक के माध्यम से आए हैं। यह भी ठीक है। अगला है, कहानी में सामाजिक समानता के भाव का चित्रण किया गया है। तो दोस्तों यह ऑप्शन 3 गलत है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही ठहरता है। सिर्फ ऑप्शन 3 गलत होगा, बाकी सारे कथन सत्य हैं। हमारा चौथा ऑप्शन है, कहानी का परिवेश सामंतवादी व्यवस्था का स्वरूप प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इसमें पात्र और कहानी का मिलान करना है। तो दोस्तों मिलान करते हैं। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो दोस्तों लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है और इसका कहानी में क्या संबंध है? तो दोस्तों लहना सिंह का कहानी में एक वीर सिपाही का भूमिका रहती है, बोधा सिंह। तो दोस्तों बोधा सिंह सूबेदारनी और सूबेदार का बेटा होता है। वजीरा सिंह सूबेदारनी का पति होता है और कीरत सिंह लहना सिंह का मित्र होता है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। अगला प्रश्न है, ईदगाह कहानी के पात्र हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ईदगाह कहानी के पात्रों के बारे में बताना है।
हमारे ऑप्शन है मोहसिन, इकबाल, नीरू और सामी। तो दोस्तों इसमें हमारे मोहसिन और सामी ईदगाह कहानी के पात्र हैं, बाकी इकबाल और नीरू इस कहानी के पात्र नहीं हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही ठहरता है। हमारा अगला प्रश्न है, वस्तु के स्तर पर कहानी ने प्राय सामाजिक संघर्षों से संबंधित विषय को ग्रहण न करके स्त्री पुरुष के संबंधों या यौन प्रसंगों को ही ग्रहण किया है, और मूल्य के स्तर पर उसने न केवल पहले के सारे मूल्यों का निषेध किया, अपितु साहित्य के मूल्य का अस्तित्व है इस सत्य का निषेध कर दिया। कहानी के संबंध में ये विचार किसका है? तो दोस्तों यहाँ पर ये विचार रामदर्श मिश्र जी का है। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर हमारी इस वीडियो का समापन हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।